हेलो दोस्तों, काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं विश्वजीत सर आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने शुरू किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में और प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं यह है टर्शरी एक्टिविटी के ऊपर, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। पहले जानेंगे व्हाट इज टर्शियरी एक्टिविटीज़, अर्थात टर्शियरी एक्टिविटी क्या है, होता क्या है। टर्शियरी एक्टिविटी मतलब प्राइमरी एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी से उत्पन्न कोई भी द्रव्य को हर एक गण तक पहुंचाने का कार्य ही होता है टर्शियरी एक्टिविटी। बात एकदम साफ है। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी अर्थात गेहूँ या आप कह सकते हो चावल, इसका उत्पादन को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य होता है प्राइमरी एक्टिविटी। और जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटी अर्थात कोई भी गुड्स का उत्पादन करना, जैसे हम कह सकते हैं लोहा, है ना, मशीन्स का उत्पादन, ये सब जब हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, ये कंज्यूमर्स तक पहुंचाने वाला एक्टिविटी अर्थात उनको सेवा प्रदान करने वाला एक्टिविटी ही होता है टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर टर्शियरी एक्टिविटी। यहाँ हम देख सकते हैं टीचिंग, है ना, टीचिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग, क्लर्कशिप, रिटेलिंग, ड्राइविंग, कारपेंट्री एट्सेट्रा। मतलब कोई भी कार्य जिससे कि उपभोक्ता को या जनगण को सुविधा प्राप्त होती है, तो ऐसे कार्य होते हैं टर्शियरी एक्टिविटी या तृतीय श्रेणी के कार्यवली के ऊपर। ठीक, अब देखते हैं इन कार्यवृत्तियों से कौन कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आप यहाँ पे जितने भी व्यक्ति वर्ग देख रहे हो, ये सारे के सारे टर्शियरी एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ के विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ है अर्बनाइज्ड पीपल। मतलब ये जो टर्शियरी एक्टिविटी है ये सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में दिखाई देता है। मतलब आप कह सकते हो अर्बन के लोग जो है वो टर्शियरी एक्टिविटी या सेवामूलक कार्य से जुड़े हुए हैं। दूसरा है स्कोप एंड नेचर आर एक्सपेंडिंग। मतलब कि ये जो टर्शियरी एक्टिविटी है इसका परिधि बढ़ ही रहा है। नेचुरल इसका जो प्रकृति है ये बढ़ ही रहा है, हर दिन ये बढ़ रहा है। जितना इंफॉर्मेशन, जितना टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उतना ज़्यादा ये टर्शियरी एक्टिविटी का नेचर और जो परिधि है ये बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, यह है पिंक कलर्स। पिंक कलर्स मतलब टर्शियरी एक्टिविटी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पहला स्टेज में उनको कहा जाता है पिंक कलर वर्कर्स। ठीक, दूसरा स्टेज अर्थात क्वाटरनरी एक्टिविटी में ये वाइट कलर, और क्वीनरी एक्टिविटी में इनको कहा जाता है गोल्डन कलर एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सपेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक, टर्शियरी एक्टिविटी जितना बढ़ेगा, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी भी उतना ज़्यादा ही एक्सपेंड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टर्शियरी एक्टिविटी सबके पास पहुंच रहा है, सबके पास रिसोर्सेज पहुंचा रहा है, रिसोर्सेज दैट आर कमिंग फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। ये सबके पास पहुंचेगा तो सबका डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो सबका डिमांड बढ़ेगा तो प्राइमरी गुड्स और सेकेंडरी एक्टिविटी से जो प्राप्त होने वाली जो गुड्स है इसका डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा, जो टर्शियरी एक्टिविटी है प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी को और भी बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द एक्टिविटीज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी और जो टर्शियरी एक्टिविटी है
ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी जैसा बढ़ेगा वैसे ही टर्शियरी एक्टिविटी भी बढ़ेगा, और टर्शियरी एक्टिविटी बढ़ेगा तो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी भी बढ़ेगा, और अगर टर्शियरी एक्टिविटी घटेगा तो ये दोनों घटेगा क्योंकि नीड कम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट डिनोट्स द कंट्रीज इकोनॉमी। अगर आप किसी देश का अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहते हो तो आप टर्शियरी एक्टिविटी को देखो कि दुनिया में कितने लोग या कोई भी कंट्री पे कितना लोग टर्शियरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तब आपको पता चल जाएगा कि वो देश का इकोनॉमी कैसा है। आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टर्शियरी एक्टिविटी का विशेषताएं क्या क्या होता है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं तो 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स, तीसरा है कम्युनिकेशन, और चौथा है अपना टूरिज्म। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अपने इकोनॉमिक सेक्टर पे। सही है, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पहला जो पॉइंट था हमारा ट्रांसपोर्ट टर्शियरी एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्शियरी एक्टिविटी में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता क्या है। सही है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ मनुष्य तथा पण्य द्रव्य जो है, द्रव्य है, इसका एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभ्यता को आगे लेके जाने का काम भी करता है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट अगर सही नहीं है उस जगह में डेवलपमेंट बहुत लेट से आएगा या फिर नहीं आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस हम जब भी चर्चा करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिए कि इकोनॉमिकल ग्रोथ में या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है, सोशल इम्पोर्टेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल। तो ये तीनों के बारे में हम आज अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे, तो ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सबसे पहले मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो भी गुड्स होती है, ये हम एक स्थान से दूसरा स्थान पर लेके जाते हैं। इससे क्या होता है, जो डीलर होता है उसका इकोनॉमिकल ग्रो होता है, आर्थिक उन्नति होती है। सही है। दूसरा पॉइंट जब देखते हैं, इसमें आता है अपना ग्लोबलाइजेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन ही गुड्स को दुनिया के हर एक क्षेत्र पे पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि आर्थिक लाभ होती है। तीसरा क्या है, हेल्प्स इन इनलैंड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय वाणिज्य में उन्नति कराने का पीड़ा रखता है अपना ट्रांसपोर्टेशन। सही है। अब तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोगिता। रिसोर्सेज जितने ज़्यादा स्थान में या जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, इसका यूटिलाइजेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इट मीन्स दैट इट इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का उपयोगिता बढ़ाएगा। नेक्स्ट जो है इनकम इंक्रीज, नेशनल इनकम जो है ये बढ़ाता है। ठीक, क्योंकि हम इसको विदेशों में सब एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, इससे क्या होता है, अपना देश का नेशनल इनकम जो है ये बढ़ता है। सही है। अब इसके माध्यम से हम क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक, ये प्राइवेट कंपनी अपना टर्शरी या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से
क्या अपना सामान को दूसरे स्थानों पे भेज रहा है। सही है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्शन करेगा और गवर्नमेंट का या कोई भी कंट्री का नेशनल इनकम हाई होगा रेवेन्यू कलेक्शन करने के माध्यम। इंक्रीज इन कंज्यूमर, ये कंज्यूमर बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक है, इंक्रीज कंज्यूमर, ये कंज्यूमर भी बढ़ाएगा, क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाता है। जब तक इंसान के पास गुड्स नहीं पहुंचेगा तब तक तो वो गुड्स का वैल्यू रहेगा ही नहीं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, वो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, जिससे कि कंज्यूमर्स बढ़ता है। सही है, इट इंक्रीज द कंज्यूमर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है। सही है, मान लीजिए पहला तो मान लीजिए आप एक बस का ही बात कर रहे थे। ठीक, बस एक व्हीकल है, इसमें कौन आएगा, सबसे पहले ड्राइवर आएगा, ड्राइवर इज एन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद सामान को डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए क्या होता है, कर्मचारी चाहिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक, ये फिर जाके किसी स्थान पे पहुंचाएगा, वो स्थान का जो आदमी रहेगा जो ये गुड्स को खरीद रहा है, वो रिटेलिंग करेगा, उसको बेचेगा, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है। मतलब ऑल ओवर आप कह सकते हो ये मूवमेंट्स ऑफ गुड्स और आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सही है। फिर क्या है, इट डेवलप्स इंडस्ट्री। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन से हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री सेक्टर पे यूज होने वाला द्रव्य सबके पास पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्री डेवलप करेगा, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। फिर क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जितने भी द्रव्य होते हैं ये भी पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। अगर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा नहीं तो हम वही प्रिमिटिव रूल से अपना एग्रीकल्चर करेंगे, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आएगा ही नहीं, है ना। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी अपना ट्रांसपोर्टेशन का बढ़िया योगदान है। नेक्स्ट है वर्केबिलिटी। तो ये टर्शियरी एक्टिविटी क्या करता है, किसी भी द्रव्य का कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सही है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये वर्केबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा। अब देखिए हर इंसान का अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है, टेक्निक होता है काम करने का। तो हर लोग हर रिसोर्सेज को अपने अपने हिसाब से काम कराएगा, अपने कर्म क्षमता के अनुसार काम करेगा वो द्रव्य से, तो उसका जो वर्केबिलिटी है ये बढ़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ देखते हैं सोशल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले इट क्रिएट्स न्यू सेटलमेंट। ठीक, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट देगा तो इंसान पैसे वाला होगा, है ना। पैसा वाला होगा तो ये नया नया बस्ती बनाएगा। सही है। फिर क्या है, रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय उन्नति। अब किसी भी जगह पे मतलब आप कह सकते हो कोई जगह इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है और कोई जगह रिमोट एरिया है। ठीक, इंडस्ट्रियली डेवलप एरिया ये क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट को रिमोट एरिया तक पहुंचाएगा, जिससे कि वो रिमोट एरिया डेवलप होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। अब क्या, जैसे रिसोर्स सबके पास पहुंच रहा है, रिसोर्स मतलब तो संसाधन ना, किसी भी चीज़ से, जैसे एजुकेशन हो या कल्चर हो, इसमें डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि रिसोर्स को सबके पास पहुंचाने का काम कर रहा है अपना ट्रांसपोर्टेशन। इससे सोशली आप कह सकते हो कल्चर और एजुकेशन में भी बढ़ोतरी होगी। फिर देखते हैं रिमूव सुपरस्टिशन, मतलब कुसंस्कार जो कुप्रथा है इसको दूरी करने का भी काम करेगा अपना
ट्रांसपोर्टेशन। ये कैसे? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के का सहयोग करना, वो भी वर्बली हो या मेंटली हो या किसी भी रूप से, फिजिकली और मेंटली। यही तो है ट्रांसपोर्टेशन। आप और हम एक दूसरे से जितना ज़्यादा मिलेंगे, चाहे आपका कल्चर दूसरा हो मेरा दूसरा हो, जितने एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जितने एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होता है, अपना जो अंधविश्वास होता है ये दूर होता है। ठीक, तो इसका काम भी ये करता है अपना ट्रांसपोर्टेशन। सही है। फिर आता है लाइफस्टाइल। ये टर्शरी एक्टिविटी, और आप कह सकते हो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इंसान का लाइफस्टाइल में भी चेंज लाता है। कैसे? क्योंकि हम अनेकों प्रकार के रिसोर्सेज या संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। आई होप सोशल इम्पोर्टेंस हमारा पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन से हमें कैसे प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सही है। पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस में सबसे पहले देखेंगे हम डेमोक्रेसी। हमारे बीच डेमोक्रेसी बहुत लेट से आया। आने का मेन रीज़न क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। आने का मेन रीज़न क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि हम एक दूसरे से संपर्क बना रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन का कमी था। जब ट्रांसपोर्टेशन का कमी हुआ, बढ़ोतरी हुआ, तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ मिल पाए, एक दूसरे के साथ संपर्क हम बना सके। तो हमें जानकारी मिली कि ये डेमोक्रेसी या एकता या जनगणता होता क्या है। जैसे ही एकता आया, डेमोक्रेसी आया, है ना। अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंस, सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी पहुंचाने के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर बॉर्डर पे कहीं हमारा देश पे हमला हो गया होगा, तो वहाँ तक सोल्जर पहुँचाने का काम कौन करेगा? व्हीकल्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। सही है। फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट जो कि है पीस। ये पीस, अपना कंट्री में पीस या शांति पहुँचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है ट्रांसपोर्टेशन। जब तक ना ट्रांसपोर्टेशन सही हो, अपने पास रिसोर्सेज नहीं पहुंचने वाला। एक्सेस टू रिसोर्सेज मींस दी ट्रांसपोर्टेशन। अगर रिसोर्सेज तक हमें पहुंचने में असुविधा होती है, तो हमारे को जानकारी सही से नहीं मिल पाएगी, और जानकारी नहीं मिलेगी तो अशांति फैलेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रही है? हमें रिसोर्सेज तक पहुंचाने की काम कर रही है, जिससे कि हमें शांति की प्राप्ति हो रही है। फिर क्या है? नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी, हम एक दूसरे के साथ मिलके जुड़ के रहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन हमें कैसे इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंस देती है, इसका इतना सिग्निफिकेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे लैंड रूट्स, वाटरवेज और एयरवेज। इससे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को 3 रूट्स में या 3 माध्यमों में बांटा गया है। एक है लैंड रूट्स, दूसरा है वाटरवेज और तीसरा है एयरवेज। सही है। अब देखते हैं इनके बारे में। आज उतना तो पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो सब डिवीज़न है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम एक एक करके हर एक मीडियम या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, लैंड रूट्स को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है रोडवेज, रेलवेज, रोपवेज और पाइपवेज। सही है। रोडवेज में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे इनको उनके लेंथ और इम्पोर्टेंस के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें नेशनल रोड है, इंटरनेशनल रोड भी होता है,
स्टेट रोडवेज है, ब्रांच रोडवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोडवेज है, रूरल रोडवेज है, एक्सप्रेसवेज है ना। और इसमें हम मेटल्ड है, कुछ अनमेटल्ड रोडवेज है, इसका भी चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो पे। बस आज हम इसको टच करके जा रहे हैं कि इनका क्या क्या प्रकार भेद हो सकता है। फिर यहाँ रेलवेज में ब्रॉड गेज जो कि बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप कह सकते हो हम जिस गेज पे रेलवे ट्रैक पे चलते हैं जनरली वो ब्रॉड गेज कैटेगरी का होता है। ये मीटर गेज जो कि आजकल उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। हाँ, नैरो गेज पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है। मेट्रो तो आपको पता ही है ना, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में मेट्रो गेज का इस्तेमाल होता है। और रोपवेज का बात करें, रोपवेज जनरली हिली एरिया में सामान गुड्स का आदान प्रदान करने के लिए या आज का डेट में हम इंटरटेनमेंट पर्पस में भी रोपवेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा अपना दार्जिलिंग जो लोकली अगर बात करें तो दार्जिलिंग में ये दिखाई देता है। और गुड्स का जनरली जहाँ पे माइनिंग होता है जिस जगह पे, उस जगह पे रोपवेज का इस्तेमाल किया जाता है गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर है पाइपवेज। पाइपवेज का दो कैटेगरी होता है, एक इनलैंड होता है और एक सीवेज होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पाइप के माध्यम से हम गैस हुआ, नेचुरल ऑयल हुआ, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाटरवेज। ये वाटरवेज क्या है, सिंपल सी बात है, पानी के माध्यम से हम गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये वाटरवेज को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है इनलैंड और एक है सीवेज। ठीक है, इनलैंड मतलब आप कह सकते हो रिवर तो ठीक है, रिवर के साथ साथ रिवर कैनल मतलब पानी को, रिवर को काट के अगर वहाँ का पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो वो होता है रिवर कैनल। इसमें इनलैंड में सिर्फ रिवर और कैनल नहीं आता, हम कह सकते हैं लेक। ठीक है, जो कि ज़मीन के अंदर होता है। आप कह सकते हो बड़ा लैंड मास या कंटिनेंट के अंदर जो होता है वो भी अपना इनलैंड वाटरवेज के अंदर होता है। और सीवेज का बात करें तो सीवेज का समुद्री यात्रा का भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है कोस्टल वे, मतलब कि कोस्ट जो होता है तटीय क्षेत्र पे ही अगर हम गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय सी और एनी मीडियम मोड्स ऑफ व्हीकल, देन इट विल बी कॉल्ड कोस्टल सीवे। और दूसरा तो सीवे है जो कि आप जैसे अटलांटिक सीवे है ना, पैसिफिक सीवेज, ये सब। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एयरवेज का जब बात करेंगे हम, एयरवेज में एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल। नेशनल में हम क्या बोलेंगे, अपने देश के अंदर ही आप अगर ट्रैवल करते हो बाय एयरवेज या आप कह सकते हो एरोप्लेन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो वो होगा अपना नेशनल एयरवेज। और एक होता है इंटरनेशनल एयरवेज, मतलब आप एक देश को छोड़ के अगर दूसरे देश पे ट्रैवल कर रहे हो एयर रूट्स के माध्यम से, तो वो कहलाएगा अपना इंटरनेशनल एयरवेज। सही है, तो आज हम बस इतना ही चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए रोडवेज के बारे में। रोडवेज के बारे में बहुत सारे ऐसा तथ्य है जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ज़रूर तब तक इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।